तो स्वागत है तुम्हारा एज द गॉड विल के पार्ट 2 में। एंड भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हें इस पार्ट में लायर गेम का थोड़ा फील आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह के इसमें गेम्स हैं आगे के, उसमें काफी दिमाग लगता है सर्वाइवल के लिए। ये मांगा जबरदस्त है नो डाउट, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, समझ जाओगे तुम। चलो अब सीधा स्टार्ट करते हैं फिर। साथी रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा जो हमारा मेन कैरेक्टर है शुन, जो क्लास में पढ़ रहा था, तभी उसके टीचर का एकदम से सर फट जाता है और वहां आ जाती है एक डरूमा डॉल, और उसके बाद उसके सारे क्लासमेट्स का सर फट जाता है उसे छोड़कर, और उसे चुना जाता है एक गेम के लिए, जिसके बाद उसका लेवल 2 भी होता है, लेवल 3 भी होता है, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ये सारे के सारे गेम्स जानलेवा हैं और तुम्हें अपने दिमाग और फिजिकलिटी से इन गेम्स को पार करके सरवाइव करना होता है। एंड वही देखने में तो मजा आता है, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड कोई भी कभी भी मर सकता है। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है आगे गेम में। एज द गॉड्स विल पार्ट 2। तो वहां ये शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो एक अलग स्टेज पर एंटर कर गए थे, जिसके बाद उन्हें वहां घर मिलता है और वो उसमें एंटर करते हैं। अब उस घर में सारी की सारी सुविधाएं थी, किचन था, वॉशरूम था और ऊपर और भी कमरे थे। अब ये लोग सब हॉल में बैठकर ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने इन्हें आराम करने के लिए तो नहीं बुलाया, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक कि वहाँ पर खाने वगैरह की भी सारी चीजें रखी हुई थी। अब उन्हें भूख तो लगी रही थी, इसलिए वो सोचते हैं यार खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि आगे के राउंड्स भी तो खेलने हैं, ऐसे खाली पेट तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तभी हमारा नोटिस करता है जो बाहर वो स्टैचू नहीं लगाता नेकेड बच्चे का, वो उस घर में भी लगे हुए थे, छोटे छोटे साइज के, चारों और कमरों के, एंड एक टेबल के बीच में भी था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों यहाँ पर लगे हुए हैं। अब शुन अमाया को भी कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम भी खा लो, वरना अगला राउंड कैसे खेलोगे। तभी हम देखते हैं कि उन सारे स्टैचूज में से एकदम से आवाजें आने लग जाती है ओया ओया की। यस, वो वाले ओया की। अब तभी जो अमाया था वो गेट खोलकर बाहर निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए शुन और बाकी सब भी भागते हैं। वो देखते हैं तो बाहर 2 स्टैचू रखे हुए थे, एक इस तरफ और एक लाइन के उस तरफ, और वो स्टैचू के जो वो वाला पार्ट था ना उसका, जहां से वो रस्सी निकल रही थी, वहीं से एक रस्सी निकल रही है जो उस वाले स्टैचू से भी कनेक्ट कर रही है। तो एक्चुअली में यहाँ पर गेम होने वाला था टग ऑफ वॉर, वही रस्सी खींचने वाला, और बीच में जो लाइन थी वो उनकी विनिंग साइड को डिसाइड करने के लिए थी। अब वो सामने देखते हैं तो वहां सामने के घर से भी 7 बंदे निकल कर आ रहे थे वो रस्सी खींचने के लिए, लेकिन यहाँ इनकी तरफ से अमाया पहले ही वहां पहुंच जाता है और उनके रस्सी पकड़ने से पहले ही वो पूरी की पूरी रस्सी खींच लेता है और वो जीत जाते हैं गेम शुरू होने से पहले ही। अब दूसरी टीम जैसी ही हारती है, उनके चारों ओर वही स्टैचू से आ जाते हैं और उनके उसी पार्ट से जहां से रस्सी निकल रही थी, वहां से एक नुकीली सी चीज निकलती है और उन सबको वो उस नुकीली चीज से शूट करके मार देते हैं। और वो स्टैचू बोलता है ओके यू विन बैक इनसाइड, नाउ इट्स 4-3 बेबी। एंड ये बेबी वगैरह वर्ड मैं नहीं घुसेड़ रहा हूँ, वो ये बोल रहा है भाई। तभी जब वो अंदर जा रहे थे तभी शुन नोटिस करता है कि दूसरे घरों में भी बंदे थे जो खिड़की से बाहर जाग रहे थे, और समझ आता है कि एक एक करके सबकी बारी आएगी और वो टग ऑफ वॉर खेलेंगे। अब वो अंदर चले जाते हैं और वहां बैठे हुए थे और यही सोचकर वो परेशान थे यार, ये ओया ओया तो कभी भी बच जाएगा और उसी बीच हमें जल्दी से भाग कर गेम खेलना पड़ेगा, वरना हम हार सकते हैं। लेकिन उसी बीच अगर कोई सो रहा हो या फिर वॉशरूम में हुआ, तब हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि हमें हर वक्त अटेंटिव रहना पड़ेगा जब तक ये गेम खत्म ना हो जाए। लेकिन वो सब काफी ज्यादा थके हुए थे और उनका दिमाग भी खराब हो रहा था। इस साला इतने बड़े घर में वो आराम भी नहीं कर सकते। अब जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी वो गुस्से में तब्दील हो रही थी, और तभी जो क्रिस था वो गलती से एजी के ऊपर पानी भी गिरा देता है और फिर बस उन दोनों की लड़ाई वड़ाई होने लग जाती है और यहाँ की टीम टूटते हुए दिख रही थी साफ साफ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओया ओया फिर से बच जाता है। अब ये निकलते हैं बाहर के लिए, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो देखते हैं तो उनकी विंडोज जो थी अब उनमें से बाहर दिखने लगा था। एंड वो देखते हैं तो इस बार उनकी बारी नहीं थी, बल्कि उनकी तरफ से किसी दूसरी टीम की बारी थी और सामने से किसी दूसरी टीम की। अब उनके बीच टग ऑफ वॉर होता है। तभी सामने जो टीम का बंदा था वो इधर वाली टीम के बंदे को रोकने की कोशिश करता है और वो उस लाइन को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस लाइन को पार करता है वैसे ही वहां से कांटे आते हैं और उसे मार देते हैं। अब ऑटोमेटिकली उसमें से एक बंदा कम हो गया था, तो उनकी टीम कमजोर पड़ जाती है और इनकी इधर वाली टीम जीत जाती है और इस बार स्कोर हो गया था 4
पार्ट 2। अब इधर हम देखते हैं कोतारो को, तो उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी और उसे रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन सब मना कर रहे थे आराम करने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें गेम खेलना पड़ गया और ये नहीं अवेलेबल हुआ तो वो मारे जाएंगे। लेकिन फिर जो शुन था वो उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुमने नोटिस नहीं करा, बट उन स्टैचूज के ऊपर ना एक नंबर लिखा रहता है और उसी नंबर के हिसाब से आगे टीम्स डिसाइड होती हैं जो खेलेंगी, और अभी हमारा नंबर आने में काफी टाइम है, और इसलिए मैंने सोचा है कि तब तक जाकर हम सब 2 घंटे के लिए आराम कर लेते हैं और उसके बाद हम यहीं हॉल में मिलेंगे सबके सब। अब वो उसकी बात का विश्वास करते हैं और अब वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। क्रिस तो बढ़िया खींच रहा था खाना, जो लड़कियां थी वो शावर वगैरह ले रही थी, और जो अमाया था वो भाई वहीं बैठा हुआ था गेट के सामने, क्योंकि उसे तो सिर्फ गेम खेलना था, उसे उसमें ही मजा आता। तभी हम देखते हैं कि वहां नीचे आता है शुन। तभी अमाया उससे कहता है, मैंने देखा था कि उन स्टैचूज पर कोई नंबर नहीं लिखा, क्यों तुमने हमारी टीम से झूठ बोला ना? वो कहता है तो तुम्हें पता चल गया, बट मैं और क्या करता, और कोई चॉइस नहीं थी, उन सबको आराम करने की जरूरत थी, वरना वो इस मूड में तो एक दूसरे को ही मार देते, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया और उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। अब शुन उससे पूछता है कि तुम्हें अगर पता था तो तुमने उन सबको बताया क्यों नहीं? अमाया कहता है, तो सही बताऊं शुन, तो मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब काफी अलग है, वो ये गेम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मैं और तुम, हम दोनों को बताया कि हम ये गेम मजे के लिए खेल रहे हैं, तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम्हें से मेरी जैसी स्मेल आती है। शुन कहता है, अबे ओ चल, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, मुझे अपने आप से कंपेयर मत कर। अब इसके बाद अमाया उससे मजे लेने लगता है और उससे पूछता है, अच्छा ये बता कि तुझे कैसी लड़की पसंद है, थोड़ी स्टाइलिश मॉडर्न टाइप, या फिर तू साइज वगैरह प्रेफर करता है? वो कहता है, वो बस कर भाई, क्या क्या सवाल पूछ रहा है तू? अब अमाया कहता है, यार अब मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, और वो साला अपनी पैंट उतार देता है और वहीं अपने हाथ का यूज करने लगता है, और फिर वो उससे बोलता है, अबे जल्दी लेके आ टिश्यू यार। क्या बकचोदी चल रही है भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो स्टैचूज लगे थे उनके पूरे घर के चारों ओर, उन स्टैचूज में कैमरा लगा हुआ था, और पता है वो कैमरा कहाँ लगा हुआ था? तुम विश्वास नहीं करोगे, वो कैमरा उन स्टैचूज के वो वाले पार्ट में लगा हुआ था जहां से वो रस्सी निकली थी ना, वही वही पार्ट के होल में। सो यस, जहां से हम धार निकालते हैं ना, वहां वो कैमरा लगा हुआ था। आई मीन क्या सोच के भाई ये बनाया है डिजाइन। वैसे किसी को शक नहीं होगा, इतना सीक्रेट कैमरा है। हम देखते हैं कि उस कैमरे से उन सब की सारी जो भी रिकॉर्डिंग या फिर जो भी वो कर रहे थे उधर, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था और टेलीकास्ट हो रहा था एक बड़ी सी स्क्रीन पर, जहां सामने एक बंदा बैठकर वो सब देख रहा था, और एक्चुअली में यही वो बंदा है जो ये पूरा गेम करा रहा है। और टेंशन मत लो, आगे तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है। हम देखते हैं कि ये जो बंदा था, ये वाली फुटेज वगैरह ये न्यूज चैनल्स पे भी ब्रॉडकास्ट करा रहा था और पूरी दुनिया अब इन्हें देख पा रही थी टीवी पर कि एक्चुअली में उस क्यूब के अंदर हो क्या रहा है। अब इन क्यूब्स के बारे में न्यूज में खबर भी चल रही थी, और एंड पता चलता है कि पूरे जापान में ऐसे 108 क्यूब्स हैं अलग अलग रीजन्स में, जिनके अंदर ये गॉड्स चाइल्ड्स हैं और इनका गेम चल रहा है। इधर हम देखते हैं वही मोटे बंदे को जो अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था, एंड तभी वो कंप्यूटर पे ही अपने वो देखता है कि वो जो अंदर गेम चल रहा था वो उसका टेलीकास्ट हो रहा था। अब इधर हम देखते हैं कि शुन जो था वो सो जाता, एंड तभी हम देखते हैं कि वो जागता है तो उसके बेड पर शोको आ गई थी, एंड देन फिर वो उसके साथ मेक आउट करता है, लेकिन तभी वो अपने इस खूबसूरत सपने से बाहर आ जाता। वो देखता है तो वो टेबल पे रखा हुआ जो स्टैचू था वो ओया ओया कर रहा था, जिससे उसकी नींद टूट गई थी। फिर वो देखता है तो वहाँ सारे टीम के मेंबर्स भी उसके आ गए थे। वो देखता है फिर बाहर खिड़की से कि वहाँ दूसरी टीम का टग ऑफ वॉर चल रहा था, लेकिन इस बार जो इनकी टीम की तरफ थे वहाँ तो 7 बंदे थे, लेकिन जो सामने वाली टीम थी उधर सिर्फ 2 बंदे थे, वो भी ट्विंस ब्रदर। अब इन्हें लग रहा था कि ये फिर से जीत जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों भाई आते हैं और जो खाने के लड्डू थे ना वो अपने साथ लेकर आए थे, और वो उनसे उन बंदों पर शूट करते हैं, और ऐसे ही 2-3 बंदे तो गिरा देते पहले। अब इसके बाद वो रोप खींचते हैं और वो इतने पावरफुल थे कि वो दोनों अकेले ही उन 5-6 बंदों को खींच देते, एंड देन फिर वो मारे जाते हैं और वो जीत जाते, और इन सब की फट जाती है देख कर कि ये साले तो बहुत ताकतवर है। एंड फिर वो एक और चीज देखते हैं जिनसे उनकी और फट जाती है कि उनके जो 5 बंदे और थे ना, उन दोनों भाइयों ने उन्हें खुद ही मार दिया था ताकि वो उनके लिए बर्डन ना बने। अब वो यही सोच रहे थे साला अब वो इनसे कैसे जीतेंगे। अब इसके बाद 2 राउंड्स और होते हैं और वो दोनों राउंड्स जीत जाते हैं, और अब स्कोर हो गया था 1-1, और अब फाइनल राउंड होना था उन दोनों भाइयों का और इनका। अब इसके बाद जो शुन था वो पूरा अच्छे से अपना प्लान वगैरह बना रही था कि वो इन भाइयों को कैसे हरा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिश था वो आराम से सो साकर आ रहा था, जिस पर वो सब के सब गुस्सा करते हैं कि साले
साले मर गया था क्या ऊपर। अब जैसे सीन शिफ्ट होता है, हमें दो रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जो इन क्यूब्स के ऊपर ही बात कर रहे थे। एक रिपोर्टर था जो पूरी सिचुएशन का ब्रीफ दे रहा था और फिर वो अपने साथी रिपोर्टर से पूछता है जिसका नाम था तोकुहीरा। वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तोकुहीरा, इन क्यूब्स को कौन लेकर आया है। वो कहता है मैंने तो पहले भी कहा था इट्स एलियंस, क्योंकि ये क्यूब्स स्पेस से आए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी जापान गवर्नमेंट को टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो ये सोचे कि इन क्यूब्स को वो कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें से और क्या क्या खतरा आ सकता है हमारे लिए। एंड फिर वो चिल्लाकर बोलता है गवर्नमेंट से कि प्लीज डू समथिंग। अमेरिका ने भी अपना एक्शन लेना चालू कर दिया। अब तो इससे पहले कुछ बड़ा हंगामा हो, कुछ करो इसके बारे में। अब वो दूसरा बंदा उसे शांत कर रहा था कि भाई रुक जाओ। तभी ओकुहीरा कहता है क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम्हें भी ये जानना होगा कि ये सारे चैलेंजेस होने के बाद क्या होगा एंड में। अगर तुम्हें ये नहीं जानना है कि ये गेम कैसे एंड होगा, देन यू डोंट गिव अ डैम अबाउट योर कंट्री, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड फिर वो वहां से चला जाता है ये कहते हुए यार वैसे भी अभी बकवास शो कोई नहीं देखने वाला हमारा। इधर हम देखते हैं जो सुन था उसने पूरा प्लान बना लिया था अपना एंड सबको उसने तैयार कर दिया था। अब वो आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था। फिर वो उन सबसे कहता है कि यार ये गेम खत्म होने के बाद ना हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए और हमें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ना पहले ही शेयर कर लेने चाहिए ताकि हम बाद में मिल भी सके। तभी वहां पर ओया बच जाता है और अब वो निकलते हैं अगले राउंड को खेलने के लिए। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो अपने साथ साथ एक चादर भी ले जा रहे थे और उन्होंने अपने आप को उससे इसलिए ढक रखा था ताकि अगर वो उन पर कुछ खाना वगैरह मारे तो वो चादर उनके लिए एक शील्ड की तरह काम करे। अब वो भाग कर जल्दी से आ जाते हैं वहां पर, तो वो देखते हैं कि वहां पर टग ऑफ वॉर वाली रस्सी ही नहीं थी। अब वो सब के सब हैरान थे कि अब क्या होने वाला है। अब क्रिश खुशी खुशी में बोलता है कि लगता है हम जीत गए हैं, हम लोग ही सिर्फ इस स्टेज में सरवाइव कर पाए हैं, वी आर द विनर्स। लेकिन तभी जमीन से एक कुछ निकलता है जो क्रिश को उड़ाकर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक कछुआ था। अब उन सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या है। तभी जो हम आया था वो सामने वाली लाइन पार करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां से जो बड़े बाल वाला भाई था वो कहता है रुक जाओ, हम जब तक फाइट नहीं करते हैं जब तक नीड ना हो। तभी कोतारो कहता है कि इस वक्त ये वाला गेम यू से शुरू होने वाला है। वो कहता है क्या? और अब वो उन सबको समझाता है और अब तुम लोग भी सही से सुनना, ठीक है? अब वो उसे बताता है कि जो भी ये सारे चैलेंजेस हो रहे हैं ना उनमें एक कनेक्शन है नाम का। जैसे कि पहला चैलेंज था डरूमा डॉल से, तो जो डरूमा का लास्ट वर्ड है माँ, उसी नाम से स्टार्ट होकर दूसरा चैलेंज होता है और दूसरे चैलेंज का नाम क्या था? माने की नेको। आई मीन जापानीज में वो कैट वाले गेम का यही नाम था। एंड देन माने की नेको। अब इसमें लास्ट वर्ड क्या है? को। तो उसके बाद अगला चैलेंज हुआ था हॉस्पिटल में, वो था कोकेशी डॉल का, कोकेशी। अब इसमें लास्ट वर्ड क्या था? शी। शोबन काजो जो इस गेम का नाम था। और पता है इस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम विश्वास नहीं करोगे, इस शब्द का मतलब है पीइंग बॉय। यस, पीइंग बॉय। जापान में एक्चुअली में इसके स्टैचू बने हुए हैं और इसका नाम है पीइंग बॉय स्पिरिट। यस, सही सुना तुमने। इसलिए उसका स्टैचू इस तरह से था कि वो ऐसे पहला तो नेकेड खड़ा हुआ है और उसने वो पकड़ रखा है अपना। सो आई डोंट नो, मुझे इतना कल्चर नहीं पता जापान में, बट उनके यहाँ कोई स्पिरिट वगैरह है, ये जो भी है, तो इसकी स्टैचूज एक्चुअली में बने हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने ये गेम बनाया है। सो अब बैक टू द टॉपिक। जो शोबन काजू का लास्ट वर्ड था उसका वर्ड था यू। अब तुम बोलोगे यार तूने तो पहले जो थे वर्ड दो वर्ड लिए। तो एक्चुअली में इसके पीछे भी जापानीज तुम्हें अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो यू जो है वो वॉवल वर्ड है, ठीक है? वो तो इंग्लिश में भी पता चल जाता है। जो जापानीज वर्ड होते हैं ना उनमें वॉवल्ड वर्ड्स जो होते हैं 5, उन्हें आप सिंगलली बोल सकते हो, मतलब वो एक वर्ड माने जाएंगे। लेकिन जो बाकी के सारे वर्ड्स है ना, जैसे के हो गया, तो ये सिर्फ वर्ड होता ही नहीं है इनमें होता है का, को, कु, ये एक वर्ड होता है। तो इसलिए इस नाम में हमने यू को इसलिए लिया क्योंकि वो वॉवल वर्ड है और उसके लिए वो एक वर्ड है। बाकी मैं जितना समझा था मैंने समझा दिया। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम सर्च करना जापानीज हिरागाना चार्ट, पता चल जाएगा। तुम यहाँ पर तुम ये समझ गए होगे कि ये वर्ड्स चेन जुड़े हुए हैं। ये सारे जो भी गेम्स हैं वो आगे आगे जो भी गेम्स होंगे उनसे जुड़े हुए हैं लास्ट वर्ड से। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ये वाला जो गेम है ये यू से शुरू होने वाला है, बट क्या होगा इस गेम का नाम। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे स्टैचूज आकर उस टर्टल को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां से एक डॉल आती है जिसके हाथ में फिशिंग रॉड था एंड वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्यों इस बेचारे टर्टल को सता रहे हो। सो यहाँ
यहाँ पर तुम्हें समझ में आया कि ये कौन सी कहानी चल रही है? आई मीन डोरेमोन में भी ये कई बार दिखाई गई है। नहीं अभी भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर हाँ शुन को समझ में आ गया था कि ये डॉल तो उराशिमा तारो है, यानी कि उनका अगला गेम उराशिमा तारो होने वाला है। अब उस स्टोरी की तरह ही प्लॉट चलने लगता है। वो टर्टल बोलता था तो उराशिमा उससे बात करता है, वो टर्टल उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उसके अपने साथ ryuga पैलेस ले जाने की बात करता है एज अ थैंक्स, और फिर वो उसके पीठ पर बैठ भी जाता है। तभी जो उराशिमा था वो उन सबको इनवाइट भी करता है कि चलो आओ, एंड तभी वहाँ एक बड़ा सा ryuga पैलेस आ जाता है। अब उसके बाद वो सबके सब अंदर जाते हैं। अब वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना रखा हुआ था, सामने डॉल्स वगैरह नाच रही थी और पूरा इंतजाम था एकदम मजे वाला। लेकिन वो सबके सब ना एकदम सीरियस बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता भाई कि इस गेम में क्या कब हो जाए, तो वो तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहे थे। तभी उराशिमा उनसे कहता है कि क्या हुआ, तुम मजे क्यों नहीं कर रहे? चलो कोई नहीं, इस एटीट्यूड को अभी फिक्स करते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं अब रॉक पेपर सीजर्स का। देन वो दो ओपोनेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करता है, एक था क्रिस और एक थी अकीमोटो। अब रूल्स ये थे कि जो भी राउंड हारेगा वो अपने बॉडी का एक वस्त्र उतारेगा, और जैसे कि भी पहले सारे वस्त्र उतर गए वो हार जाएगा। अब पहला राउंड जीतता है कोतारो, तो इकामुरा अपनी शर्ट उतार देती है और ऐसे ही राउंड चलते रहते हैं। और अब लास्ट राउंड पर ये पहुंच गए थे, दोनों के बदन पर ही एक एक चीज बची हुई थी, उनके नीचे वाली चीज, उनके कच्छे। अब इस राउंड में भी कोतारो हार जाता। अब इसके बाद उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो हार गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो जैसे तैसे अपने कपड़े उतार देता है एंड देन उसके बाद वो सारे के सारे डॉल्स और उराशिमा उसका मजाक उड़ाता है कि देखो देखो नंगा हो गया नंगा हो गया, लेकिन वो उसे मारते नहीं है। अब उन सबको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, गेम तो ये हार गया फिर भी ये इसे मार क्यों नहीं रहे। अब उराशिमा बोलता है कि तुम सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं, मजे क्यों नहीं कर रहे तुम सब, यहाँ पर मजे ना करना एक पाप है। और यहाँ पर शुन नोटिस कर लेता और वो समझ जाता है कि शायद ये गेम ऐसा ही है, हमें यहाँ पर सिर्फ मजे करने और दूसरों को मजे दिलाने हैं, यही हमारा टास्क है इस राउंड के लिए। और फिर वो सब एक्टिंग करने लगते हैं एंड मजे करने लगते हैं, खाना पीना खाते हैं, एक आधा शॉट लगाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं और एकदम पार्टी वाला माहौल बना देते हैं। और अमाया जो था वो तो भंड होकर लेट ही जाता है। अब इसके बाद जो उराशिमा था एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें कुछ स्टिक्स सी लगी हुई थी और उन सबको बोलता है कि ये गेम है, तुम्हें इनमें से एक एक चूज करनी है। अब सबके सब जाते हैं और एक एक स्टिक चूज कर लेते हैं। अब उन स्टिक्स पर कुछ निशान बने हुए थे, कुछ बंदों पर तो वो क्रॉस का साइन था और कुछ बंदों पर सर्कल। अब शुन पूछता है कि हमें क्या करना है इन स्टिक्स से, वो कहता है कुछ नहीं करना, दिस इज द एंड। और फिर जो वो कैसल का रूम था वो अपने आप ऊपर जाने लगता है और वो सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ये लास्ट गेम भी पार कर लिया और वो जीत गए सब। फिर जो शोको थी वो नोटिस करती है फिर से अपनी छड़ी पर, उसी छड़ी पर भी क्रॉस बना हुआ था, लेकिन तभी उसे कुछ समझ में आ जाता है और फिर वो शुन से कहती है सॉरी शुन, बट अब मैं बाहर जाने के बाद तुमसे नहीं बात कर पाऊंगी, वैसे सच बताऊं तो आई हैड अ क्रश ऑन यू। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रही है। अब उराशिमा कहता है कि तुमने हमारे सारे टेस्ट और गेम्स को पास कर लिया, इसीलिए ये आखिरी राउंड था लक का। एंड तभी शुन अपनी छड़ी को देखता है जिस पर सर्कल के अंदर यू लिव लिखा हुआ था। एंड तभी उराशिमा की गर्दन ऊपर को होती है और उसमें से कुछ नुकीला से निकलता है और वो बाकी चारों बंदों के मुंह फाड़ के उन्हें मार देता है जिनकी भी स्टिक पर क्रॉस था। कोतारो उस ट्विन ब्रदर्स में से एक भाई बड़े बाल वाला, एजी और शोको, ये चारों मारे जाते हैं और बाकी बचे 5 लोग ये राउंड जीत जाते हैं। अब वो क्यूब के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए थे एंड वहां हेलीकॉप्टर भी आ जाता है गवर्नमेंट का उन्हें बचाने के लिए। अब शुन शोको का हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। अमाया ऊपर से नीचे देखता है तो वहां कई सारे लोग गॉड चाइल्ड के नारे लगा रहे थे और वही देखकर खुश हो गया था कि कितने लोग अब उसकी वर्शिप कर रहे हैं। तो वहां हेलीकॉप्टर से कुछ गार्ड्स उतरते हैं उन्हें बचाने के लिए, लेकिन जो अमाया था उन गार्ड्स को पेल कर उनका एक हेलीकॉप्टर खुद उड़ा कर ले जाता और वो जाते हुए कहता है वी विल मीट अगेन सून। एंड अब जो बचे हुए थे ये 5 ये बन गए थे गॉड्स चिल्ड्रन। अब इसके बाद 3 महीने का टाइम स्किप आता है और न्यूज पर यही चल रहा था कि ये बच्चे चोजन वंस हैं, द गॉड चाइल्ड, भगवान ने इन्हें चुना है। यहाँ हम देखते हैं शुन को जो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था और टीवी में उसे पता चलता है और हमें भी पता चलता है कि इन 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं था कि सब कुछ रुक गया था। वो बाकी के जो 108 क्यूब्स थे उनके अंदर एक एक करके गेम्स खेले जा रहे थे इन 3 महीने में। हर एक दिन एक क्यूब में गेम खेला जा रहा था और 108 क्यूब में से अभी 105 क्यूब्स का गेम खत्म हो गया था, सिर्फ 3 बचे थे जिनका रिजल्ट आना था। और शुन समझ गया था कि जब ये सब खत्म हो जाएंगे इसके बाद इनका एक और राउंड होगा गेम का। अब इधर हम देखते हैं उसी रिपोर्टर ओकी हीरो को जिसने रिपोर्टिंग से तो संन्यास ले लिया था, लेकिन अब एक अलग ही रूप में
वो टीवी पर आता था और वो अपने आप को स्पेशलिस्ट बताता था गॉड चाइल्ड का। उसने उनके बारे में काफी स्टडी कर ली थी और वो उन्हीं से रिलेटेड बातें भी करता था। वो यही बताता था सबको कि ये गॉड चिल्ड्रंस बहुत ही अलग हैं, इनके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने इन्हें स्वयं चुना है। वो ये भी बताता है कि रिसर्च जो उसने करी है उसके हिसाब से 15 से 18 उम्र के बच्चे ही इन गेम्स में चुने गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज इट इज द प्राइम एज ऑफ चैलेंजेस। शायद इस गेम से कुछ सिलेक्शन होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी चीज की। सो कोई भी इस दुनिया में उन गॉड चाइल्ड्स को कम मत समझना, दे आर द यूनिवर्सल बीइंग्स। लेकिन इधर जो शुन था वो यही समझता था कि ये जो गॉड चिल्ड्रंस हैं या वो भी है, वो कोई स्पेशल नहीं है। वो सब ये गेम इसलिए खेल रहे थे ताकि वो सरवाइव कर सके। हम देखते हैं कि वो 3 महीने के बाद मिलता है अकीमोटो से और उसने अपने सारे ग्रुप को दोबारा बुलाया था मिलने के लिए, वहीं उसी जगह जहाँ उनका लास्ट राउंड हुआ था, वही हॉस्पिटल के ऊपर जो वो क्यूब रखा हुआ है वहीं पर। और वो देखता है कि वहां पर उस ट्विन ब्रदर का दूसरा भाई भी आया हुआ था और वो बिल्कुल अपने भाई जैसा लग रहा था क्योंकि उसके भी अब बाल बड़े हो गए थे और उसका नाम था यूकियो। वो बताता है कि उसके भाई के मरने पर भी उसे इतना कुछ गम वगैरह नहीं हुआ क्योंकि उसे अपना भाई बिल्कुल पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उस पर ऑर्डर जमाता था और जो भी वो बोलता था उसे वही करना पड़ता था। अब उसके जाने के बाद मैं काफी फ्री फील करता। वहां पर एंट्री होती है क्रिश की एंड उसे देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते क्योंकि भाई वो बंदा एकदम बदल गया था, वो एकदम पतला हो गया था और अब वो काफी फेमस भी था क्रिस्टल ए के नाम से। लेकिन 3 महीने के अंदर उसने अपने वॉइस पर काफी काम करा और उसने एक आधा गाने भी निकाले जो काफी हिट हो गए। तो यस, अब वो काफी फेमस वगैरह भी हो गया है, यहाँ तक कि उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी आए थे। अब इसके बाद वहां आता है अमाया और शुन से कहता है कि वो 108वें क्यूब का भी अभी रिजल्ट आ गया, द गेम इज ओवर, यानी कि अब अगला राउंड शुरू होने वाला। तभी वो देखते हैं कि पीछे जो वो क्यूब था हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर वो अपने आप गिरने लगता है वहां से। अब जो शुन था वो जल्द से क्रिस को वहां से हटाकर बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्यूब एकदम से डाइस में बदल जाता है एंड इसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ था जिसे हमने पहले भी देखा था, जो टेलीकास्ट करा रहा था सब कुछ। यही वो बंदा है जो ये सब कुछ करा रहा था। वो बताता है कि उसका नाम है कामिमारू कामिनोकोजी। अमाया कहता है सो दिस इज द गॉड, तो तुम ही हो वो जो ये सब कुछ करा रहे थे। मैं कहना चाहूंगा यू आर द बेस्ट, तुम्हारी वजह से कसम से गेम खेलने में मजा आ रहा है मुझे बहुत। लेकिन शून जो था वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसे पता था कि इसकी वजह से ही काफी सारे स्टूडेंट्स मारे गए इस गेम में। वो उसे बोलता है काहे का गॉड, नीचे आ भड़वे, मैं तुझे मारूंगा। अब वो बोलता है आई एम द गॉड ऑफ दिस एरा। अब इसके बाद वो नाम लेता है सबके सबका, सही सुना तुमने, वो सबके नाम लेता है। 108 क्यूब्स में जितने भी 311 विनर्स निकल कर आए हैं वो उन सब के नाम लेता है, वो भी क्यूब वाइज। और ये पूरा का पूरा एक पैनल पर हमें दिखाया भी गया था। दैट इज क्रेजी। अब इसके बाद इसका क्यूब उड़ने लगता है, तभी उसके क्यूब से नीचे का ढक्कन खुलता है और उसमें से कुछ स्टिकर से गिरते हैं जिसमें से उन 5 का नाम लिखा होता है और उनके ईयर। वो कहता है कि कल सुबह 7:30 बजे यही मिलना और जो ये स्टिकर्स हैं ये अपने कपड़ों में लगा कर आना और हाँ, अपना लंच भी अपने साथ लेकर आना। एंड फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है। एंड अब वो सब के सब वो उठा लेते हैं और वो सब के सब समझ गए थे कि अगला राउंड अब होने वाला है। अब इस गॉड के बारे में न्यूज में भी काफी सारी चर्चा चलती है और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया था। तभी अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि जो ये स्टिकर है ये उसकी टी शर्ट पर सिल देना। लेकिन उसकी माँ ने भी न्यूज देख ली थी और वो समझ जाती है क्या है। वो उसे मना करती है कि नहीं, तुम वो गेम खेलने दोबारा नहीं जाओगे, क्योंकि कौन ही माँ होगी जो अपने बच्चे को मौत के मुंह में ढकेलना चाहेगी। लेकिन शुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो जाएगा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे ये सब कुछ खत्म करना है तो उसे उस गॉड को ही खत्म करना होगा और वो वही कर सकता है और इसके लिए उसे पार्टिसिपेट भी करना होगा। लेकिन उसकी माँ उसे चिल्लाकर बोलती है कि मैं पहले अपने पति को तो खो चुकी हूँ लेकिन अब तुम्हें नहीं खो सकती। अब वो चुपचाप अपने कमरे में उठकर चला जाता है। हम देखते हैं कि बाकी के इसके टीममेट भी पूरा श्योर थे कि वो इस गेम में एंटर करेंगे अगले राउंड के लिए एंड वो अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो यूकियो था ना वो जाता है प्लेजर हाउस, समझ ही गए होगे, और कहता है कि यार साला पता नहीं मैं कल जिंदा भी रहूं या नहीं, वर्जिन तो मैं नहीं मरने वाला। और बस वो जाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। वैसे बात तो देखो भाई पते की करी भाई ने। अब इधर हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं दूसरे क्यूब्स में जो सोचते हैं कि वो कल के गेम के लिए नहीं जाएंगे और कुछ और प्लेयर्स भी दिखाए जाते हैं जो काफी खतरनाक लग रहे थे और जाने के लिए पूरा तैयार थे। अब अगले दिन सुबह के 5 बजते हैं, शुन जल्दी खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि वो चुपचाप अभी सुबह सुबह ही
निकल जाए, क्योंकि अगर उसकी माँ जग गई तो फिर वो उसे जाने नहीं देंगी। अब वो अपने कपड़े वपड़े पहन कर निकल रहा था, तभी वो देखता है तो डोर के पास में है उसकी टी शर्ट रखी हुई थी जिस पर वो स्टिकर उसकी माँ ने सिल दिया था और उसका खाना वगैरह सब पैक था। अब वो सब कुछ उठा कर निकलता है बाहर को, तभी उसकी माँ खिड़की से आती है और कहती है, यू आर नॉट अ गॉड चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा वापस आना मेरे पास। वो भी चिल्ला करके बोलता है, आऊंगा पक्का। अब इसके बाद वो निकलता है और जब वो लोकेशन में पहुंच रहा था वो देखता है कि वहां पर रिपोर्टर्स पहले ही पहुंच गए थे। आगे जाकर देखता है तो उसके चारों के चारों टीम मेंबर पहले ही वहां पर आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि 7:30 बजते हैं और वहां क्यूब में एक अजीब सा मुंह का फेस आ जाता है और वो उसमें एंटर कर जाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। एंड तभी उन्हें आगे एक एंट्रेंस गेट दिखता है जहां पर लिखा हुआ था द गेम विल स्टार्ट सून। एंड फिर हम देखते हैं कि वो जो 108 क्यूब्स थे जिनमें अलग अलग रीजन से वो प्लेयर गए थे, वो सारे के सारे 108 के क्यूब वो साथ में जुड़ रहे थे। यानी कि तुम समझ रहे हो कि ये जो राउंड है ये फाइनल स्टेज है जिसमें ये 108 के 108 प्लेयर्स साथ में compete करेंगे। अब वहां पर उनका गेट एंटर होता है और वो देखते हैं तो वहां पर सारे के सारे प्लेयर्स आ रखे थे। वहां एक बड़ा सा ग्राउंड था। अब वहां ऊपर बैठा हुआ था कामीमारू, जो देखता है कि बुलाने के बाद भी कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए ही नहीं। जो यूकी होता फिर वो कहता है कि इज इट ओके जो पार्टिसिपेंट्स नहीं आए पार्टिसिपेट करने। वो कहता है कोर्स नॉट। वो दूसरी तरफ देखता है तो उसने उन सारे पार्टिसिपेंट जो आज नहीं आए थे उनके घर उसने अपनी वो डरूमा डॉल पचवा कर उन सब के सर उड़वा दिए थे। और फिर कामीमारू कहता है तो चलो अब यहाँ से हम अपना स्पोर्ट्स डे चालू करते हैं। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस मोटे को जो अपनी पुरानी चीजों को चेक कर रहा था और उसे एक अपना पुराना डब्बा मिलता है जिसके अंदर उसे एक मांगा मिलती है जिसका नाम था कामी नो को। अब उसे जब वो खोल कर पढ़ता है तो उसमें जो चीजें थी वो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और फिर वो जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी माँ से कह के जाता है कि आई एम गोइंग टू सेव द वर्ल्ड। अब इधर हम देखते हैं जो कामीमारू था वो चालू करता है गेम को और इधर वो रूल बताता है कि सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है उनकी टीम्स उनके ईयर्स के हिसाब से डिसाइड होंगी। जो लोग फर्स्ट ईयर के हैं वो फर्स्ट ईयर वाली टीम में आ जाएंगे, जो सेकंड ईयर के हैं वो सेकंड ईयर वाली टीम में आ जाएंगे ऐसे। और जो इनमें से टीम सबसे पहले खत्म हो गई वो हार जाएगी और जब तक कम्पीट करोगे जब तक तुम्हारी पूरी टीम खत्म ना हो जाए। और हाँ, जो आखिर में जीता उसे मिलेगी पावर ऑफ गॉड जैसे मेरे पास है। अब जो चुन था नीचे वो चिल्लाने लगता है उस पर और कहता है कि हमें नहीं बनना तेरे जैसा गॉड, यू आर नॉट अ गॉड बट अ मर्डरर। लेकिन कामीमारू वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे वैसे भी आलस आ रहा था इसलिए फिर वो बोलता है कि यहाँ से अब मेरी टीम सब कुछ संभालेगी और वो आराम से लेट जाता। अब वहां पर आती है उस गेम को संभालने के लिए एक बंदी जिसे अजीब तरीके से रस्सी से बांध रखा था और उसका नाम था इकोको। एंड फिर वो आगे की गेम्स के बारे में बताने लगती है। अब वो बताती है कि फर्स्ट ईयर में 10 बंदे हैं, सेकेंड ईयर में 41, थर्ड ईयर में 27, फोर्थ ईयर में 38, फिफ्थ में 54 एंड सिक्स्थ में 24। टोटल है 195 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि 116 जो एब्सेंट थे वो तो मर ही गए। अब शुन की टीम में 5 तो वो थे ही पहले वाले, बाकी उनके साथ 5 और नए बंदे आ गए थे जिसमें था फर्स्ट ईयर के शोता, काबे, मशाशी, मिचियो और एक लड़की थी जुंको। बट हाँ, एक और बात थी कि फर्स्ट ईयर वालों पर डिसएडवांटेज थी क्योंकि इनकी टीम में सिर्फ 10 ही मेंबर्स थे। सो यस, ये जल्दी वाइप आउट हो सकते थे। अब पहला राउंड ये गेम का शुरू करते हैं और कामीमारू अपना ब्रश उठाता और लिख देता है गट्स रेस। अब इस गेम में क्या होने वाला था, एक रेस होने वाली थी और ये जो बंदी थी वो 6 रैंडम बंदों को उठाएगी जो एक राउंड में रेस करेंगे। और इस पहले राउंड में फर्स्ट ईयर का जो श्रोता था वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था और बाकी 5 अलग। अब इस रेस में इनके पीछे कुछ पुतले भी खड़े थे। अब इस रेस ट्रैक में ये भी एक ट्विस्ट था कि सामने ना 2 फिनिशिंग लाइन थी, एक तरफ लिखा हुआ था ट्रू और एक तरफ लिखा हुआ था फॉल्स। अब इस रेस में क्या था कि रेस चालू होने से पहले जो ये बंदी है कुको, वो एक सवाल पूछेगी और जो तुम्हें लगता है कि वो ट्रू है तो ट्रू की तरफ भागो, फॉल्स है तो फॉल्स की तरफ भागो, इसलिए वो ट्रू फॉल्स वाली फिनिशिंग लाइन है। अब वो रेस चालू होती है, वो बंदी सवाल पूछती है, द वर्ल्ड फर्स्ट उंदोकुआई वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फ्रेंच एजुकेटर नेम्ड उनडॉक्स कैली। एंड बूम, रेस स्टार्ट होती है। एंड वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वो डॉल्स जो थी ना वो भी भाग रही थी। अब एक बंदा काफी धीमे भाग रहा था तो वो डॉल जो थी वो उसे खा जाती है तुरंत ही पकड़कर। सो यस, इसमें ये चीज तुमने नोटिस कर ली कि तुम स्लो नहीं भाग सकते हो वरना ये डॉल तुम्हें पकड़कर खा जाएगी। अब जो श्रोता था वो सबसे आगे था रेस में, वो काफी अच्छा रनर था, लेकिन एक परेशानी थी कि उसे आंसर नहीं पता था कि इसका ट्रू है या फॉल्स। तो इसीलिए वो सोचता है ट्रू की फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने का। अब जैसे ही वो उस फिनिशिंग
फिनिशिंग लाइन की टेप को टच करता है उसका बदन कट जाता है और ये देखकर बाकी बंदे समझ जाते हैं कि इसका मतलब इसका आंसर है फॉल्स और बाकी बंदे फिर फॉल्स की तरफ से जाने लगते हैं और वो बच रहे थे। अब बाकी के 3 बंदे तो निकल जाते हैं लेकिन जो लास्ट में बंदा आ रहा था वो जैसे ही रेसिंग लाइन तक पहुंचता है उसका गेट बंद हो जाता है एंड देन फिर वो जो डॉल थी वो आकर उसे खा लेती है। अब इस राउंड को देखने के बाद तुम्हें क्या पता चला कि पहला कि तुम जो वो डॉल्स भाग रही है उनकी स्पीड से तेजी भागना है वरना वो तुम्हें खा जाएंगी। दूसरा कि आंसर सही होना चाहिए वरना तुम कट के मारे जाओगे। तीसरा कि तुम लास्ट नहीं आ सकते रेस में वरना उसका शटर बंद हो जाएगा और वो डॉल से तुम खाए जाओगे। सो आंसर सही होना चाहिए, तुम्हें तेज भागना है तब तुम जीत सकते हो। अब होता है राउंड 2। अब इनका फर्स्ट ईयर का तो एक बंदा इसमें कम हो गया था और अब ये बेचारे 9 ही बचे थे और अब इस राउंड में भी फिर से सेलेक्ट होते हैं रैंडम बंदे और इस बार फर्स्ट ईयर से इनका सेलेक्ट होता है अमाया। अब राउंड शुरू होता है, वो क्वेश्चन पूछती है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो लीप ईयर में क्या 8784 आवर्स होंगे एंड बूम रेस स्टार्ट होती है। अब अमाया को जितना हम जानते हैं वो फिजिकलिटी में तो बहुत ही तगड़ा है, वो रेस तो खत्म कर लेगा लेकिन जितना हम जानते हैं उस पर दिमाग तो नहीं है इतना। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो पूरा कॉन्फिडेंट है और वो ये रेस जीत लेगा। हम देखते हैं कि रेस चालू होते ही वो क्या करता है कि वो एक बंदे को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए ले जाकर उसे धक्का देता है फॉल्स वाली फिनिशिंग लाइन पर और वो देखता है कि वो पूरा कट जाता है। सो वो ट्रू की फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके जीत जाता है एंड सब के सब हैरान थे ये देख कर कि साला ये क्या बंदा है, इसने तो एक अलग ही तरीका निकाल लिया अपने जीतने का। लेकिन ये अमाया है भाई, ये काम सिर्फ यही कर सकता था। अब अगला राउंड होता है जिसमें फिर से बाकी के 5 बंदे थे और एक बंदा इनका फर्स्ट ईयर का था मशाशी और इनका क्वेश्चन था द अर्थ इज स्मॉलर देन मार्स, ट्रू या फॉल्स। अब ये भागना चालू करते हैं। अब उनमें से ना एक मोटा सा बंदा था जो सबसे लास्ट था और उसे लग रहा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक बंदा और था जो काफी पतला सा था और धीमे भाग रहा था। उसे लग रहा था शायद वो उसे क्रॉस कर सकता। तभी हम देखते हैं जो वो कमजोर वाला बंदा था ना उसका एक दोस्त साइड में खड़ा हुआ था और वो उसे बोलता है कि भाई मुझे पता है इसका आंसर, मैंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफी पढ़ा है, मैं तुझे एक हिंट देता हूँ ताकि दूसरों को पता ना चल पाए। अर्थ का जो डायमीटर होता है ना वो 6700 है और जो मार्स का है वो 12700 है। तुझे पता चल ही गया होगा अब तक। वो कहता है अबे गधे कहीं के, ये कोई हिंट होती है? इससे तो इन सबको आंसर पता चल गया था। तुझे पता था ना मैं स्लो रनर हूँ, अब तो ये सब मेरे से आगे भाग के निकल जाएंगे। अब ये सुनते ही जो बाकी के रेसर थे ना वो जल्दी से ट्रू की तरफ भागते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक दो रेसर तो वहीं कट जाते हैं और तभी मौका देखकर ये कमजोर वाला बंदा चुपचाप से फॉल्स की तरफ से निकल जाता है। और एक्चुअली में ये इस बंदे की ट्रिक थी दूसरे बंदों को फंसाने की जो भी तेज भागते हैं, क्योंकि जब ये सब ट्रू की तरफ भागे और इसे थोड़ा सा गैप मिल जाए और ये अपना आराम से फॉल्स से निकल सके। लेकिन हाँ जो फर्स्ट ईयर का इनका मशाशी था वो भी इस राउंड में सर्वाइव कर जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि इनकी टीम का जो बंदा था काबू, वो बोलता है मुझे समझ में आ गया कि इस रेस को कैसे जीतना है। वो कहता है कि देखो यार हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम ना सेकंड प्लेस पर रहें। सो इससे क्या होगा कि हम लास्ट भी फिनिश नहीं करेंगे तो हम नहीं मरेंगे और हम फर्स्ट भी नहीं है तो अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है तो जो फर्स्ट होगा हमारे आगे या तो उसे क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो वो पार कर देगा तो हम उसके पीछे पीछे पार कर लेंगे, और अगर उसे नहीं पता होगा तो वो डेस्परेशन में कहीं तो जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा तो आराम से हम फिनिश करके निकल सकते हैं। क्रिस कहता है और वो कहता है बस यही तो प्लान है। वो तब पागल है क्या, ये सब तो हमें पता ही है भाई। पता है यहाँ पर ना इसने एकदम बांडिया वाला काम कर दिया कि मालिक आज फैसला हो ही जाता है, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं, हम जाएंगे बुड्ढे के घर। वो बोलता है और फिर कैसा फैसला? फिर हम बुड्ढे से कहेंगे कि नाव वापस करता है कि नहीं, कि नाव वापस करता है कि नहीं। बोलता है हाँ हाँ। वो बुढ़ा बोलेगा कि नाव वापस नहीं करता हूँ। फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। बिल्कुल वही वाली वाइब भाई यहाँ पर। बैक टू द स्टोरी। सो अब अगले राउंड में सेलेक्ट होती है अकीमोटो एंड सरप्राइजिंगली उसी राउंड में एक और इनका फर्स्ट ईयर का शुन भी सेलेक्ट हो जाता है और अभी इन्हें काफी हैरानी लग रही थी क्योंकि 3 राउंड से उनके फर्स्ट ईयर से एक ही बंदा सेलेक्ट हो रहा था। अब बड़ा वो समझ गए थे कि ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। अब जो अकीमोटो थी ना उसकी तो हट रही थी और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। अब शुन उससे बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है ये रेस जीतने का, लेकिन अभी मैं तेज बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ दूसरे बंदे हमारे कॉम्पिटिटर वो भी सुन लेंगे। तुम बस इतना करना कि तुम मेरा पूरा विश्वास करके
बस मेरे पीछे भागना, कुछ भी हो जाए बस मेरे पीछे भागना। अब वो बोलती है ठीक है भाई। अब रेस चालू होने वाली थी, उनका क्वेश्चन आता है देयर इज अ फॉर्मूला दैट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ एन एलिफेंट्स बॉडी एंड बूम, रेस स्टार्ट होती है। अब जो शुन था ना वो पूरा एकदम फ्लैश की स्पीड से भागता हुआ जाता है और वो जा रहा था सीधा ट्रू की तरफ। अब आकीमोटो को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये इतने कॉन्फिडेंटली क्यों भाग रहा है, मे बी हो सकता है कि इसे पता ही हो इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए ऐसे भाग रहा है। एंड ऐसा ही होता है, वो ट्रू की तरफ से निकलता है एंड यस उसका आंसर सही था और शुन और आकीमोटो दोनों सेफ हो जाते हैं। अब आकीमोटो से कहती है यार शुन तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें इसका आंसर पहले से ही पता था। वो कहता है क्या बोल रही हो तुम? वो कहती है मैं इसका आंसर पता था ना, तभी तो तुम ऐसे भाग रहे थे। वो कहता है मुझे नहीं पता था आंसर क्या है इसका, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का लगाया और मैं भाग गया और यही मेरा प्लान था रिस्क वाला, और इसलिए मैंने तुम्हें अपने पीछे भी भागने को बोला कि अगर मेरा आंसर गलत होता और मैं मरता तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता कि दूसरा आंसर सही है और तुम वहां से निकल सकती थी। तो बस मैंने यही सोचा कि अगर इस रेस को पार करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, और मैंने सोचा अगर ये काम करा भी नहीं तो भी हम में से एक तो बचेगा ही ना, और अगर मेरा ये प्लान काम नहीं करता तब भी तुम तो बचती ही ना, तो ठीक है दो के मरने से एक का मरना ज्यादा सही है। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि भाई इस बंदे में इतना गूदा कहां से आ गया, और उसे काफी चेंजेस दिखाई दे रहे थे शुन के पर्सनालिटी में। अब वो एकदम से गट्सी सा हो गया था, काफी उसमें हिम्मत वगैरह आ गई थी और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहा था। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो वो मोटा बंदा था वो अपनी बाइक पर कहीं निकलता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है ओकी हीरो जो अपना शो वगैरह करके निकल रहा था और वो अपने पार्किंग लॉट में ही खड़ा था गाड़ी के पास, तभी वहां आता है यही मोटा बंदा और इसे वो ये मांगा दिखाता और उसमें वो उसे खोलकर दिखाता है तो उस मांगा में वही लड़की छपी हुई थी इकुको, जो अभी हम देख रहे थे कि वो अभी राउंड करवा रही थी गेम का, और ये सब चीजें टेलीकास्ट भी हो रही थी टीवी पर। तो वो उसे कहता है देखा ये वही लड़की जो अभी हमने देखा टीवी पर जो ये पूरा गेम का राउंड करवा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कामीमारू कोई गॉड नहीं है बल्कि हमारी तरह ही एक इंसान है। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, तुमने काफी ज्यादा चीजें स्टडी करी है इसके बारे में, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? अब ओकी हीरो उससे पूछता है पहले मुझे ये बताओ कैन यू हैंडल द ट्रूथ। वो उसे बताता है कि पता है मैंने ऐसा अपने आप को क्यों ड्रेस कर रखा है ताकि लोग मुझे पागल सा समझे और मैं अपना एक जो सीक्रेट है उसे हाइड करके रख सकूं, लेकिन तुम्हें इस मांगा के बारे में पता है तो तुम्हें पूरा सच जानने का हक है। सही बताऊं तो यस कामिकुरा एक इंसान ही है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कौन है। सो भाई यहाँ देख रहे हो तुम ये अलग ही यहाँ पर पत्ते खुल रहे हैं, और अगर यार कामीमारू गॉड नहीं है तो वो ये सब कुछ करा कैसे रहा है, और दूसरी बात भाई वो नंगा क्यों बैठा रहता है। अब इधर हम देखते हैं कि 9th रेस होती है और उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के फिर से दो बंदे जाते हैं, मिचियो और काबू। अब इन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था सब कुछ, क्या था कि जो मिचियो था वो दिमाग से काफी तेज था तो वो आंसर तो पता लगा लेगा क्या है, और जो काबू था ना वो भागने में काफी तेज था। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि इसे आंसर बता देगा कुछ इशारा करके ताकि दूसरे ना समझ पाए, और ये बस आगे पहुंचकर किसी भी एक बंदे को गिरा देगा ताकि जो मीचू है वो लास्ट ना आए और बच सके वो, क्योंकि जो मीचू है ना उसका क्या है कि उसके एक पैर में प्रॉब्लम है तो वो तेज भाग नहीं सकता। अब इनका राउंड चालू होता है और क्वेश्चन था स्ट्रॉबेरी इज अ वेजिटेबल एंड बस ये भागते हैं और मिचियो जो था वो इशारा कर देता है कि ये ट्रू है एंड बस अब जो बाकू था वो तेजी से भाग कर जाता है ट्रू की तरफ, लेकिन वो साला हरामी रेस पार कर जाता है और जो बेचारा मिचियो था वो साला लास्ट आता है और मारा जाता है। अब इसके बाद ये साला इतना हरामी कि उसके बाद वो नाटक भी करता है रोने का और फर्स्ट ईयर्स वाले सारे बंदों को बोलता है यार उसे मैं बचा सकता था। अब यहाँ पर आती है 12th रेस जहाँ पर आता है यूकियो की बारी। अब रेस चालू होती है लेकिन उस रेस में एक बड़ा सा जाइंट बंदा था जो यूकियो को शुरू में ही गिरा देता एंड वो उस डॉल से खाया जाता लेकिन उससे पहले ही वो खड़ा हो जाता है और जल्दी से भागते हुए जाकर वो उस बड़े बंदे को ही मार कर गिरा देता है, जिसके बाद डॉल्स उसे खा लेते हैं और यूकियो अपना बदले के साथ साथ वो रेस भी जीत जाता है। अब इधर हम देखते हैं बारी आती है फिर से फर्स्ट ईयर के दो बंदे जा रहे थे इस राउंड में, अपना क्रिश और वही उनके ग्रुप की एक बैडी लड़की जुंको। अब क्या था कि उसी रेस में क्रिश यानी कि क्रिस्टले की एक फैन भी थी और फिर वो ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत करती है और वो उसे अपना फोन नंबर भी देती है। अब इसके बाद रेस चालू होने ही वाली थी, वो खड़े हुए थे। अब जो क्रिश था ना वो थोड़ा ऐसा जुंको को ना इम्प्रेस तो करना चाहता था कि उसे वो काफी तगड़ी लग रही थी। तभी क्वेश्चन बोला जाता है जो कि रिलेटेड था सिंगर से, और सिंगर से रिलेटेड था इसलिए जो क्रिश था उसे उसके बारे में पता था कि वो ट्रू है या फॉल्स। फिर वो जुंको को बोलता है
हम दोनों को ये लेवल 7 में पार करनी चाहिए। और फिर वो उससे कहता है कि इसका आंसर है फॉल्स, और ये उसने इम्प्रेस करने के लिए करा। अब बस रेस स्टार्ट होती है, लेकिन रेस स्टार्ट होते ही जो क्रिश के हाथ में जो वो लड़की फोन नंबर दे के गई थी पर्चा, वो गिर जाता है। वो तभी रुकता है उसे उठाने के लिए, और वो नोटिस करता है कि वो सबसे पीछे रह गया। मतलब सही बताऊं तो ये बहुत ही बंदी करी इसने। अब ये भड़बड़ाने लगता है, ऐसे लग रहा था कि अब भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये लास्ट आएगा और ये मारा जाएगा। लेकिन तभी हम आगे देखते हैं जुंको को, जो आगे भाग रही थी, वो पीछे देखती है क्रिश को परेशान होते हुए, और वो जो उसकी फैन गर्ल थी उसे गिरा देती है। और जो क्रिश था वो भी अब उसके ऊपर से छलांग मारकर वो लेवल पार कर देता है। वो फैन गर्ल मारी जाती है, एंड यस जुंको ने उसे बचा लिया था। और वो जुंको से जाकर बोलता है थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया। अब जो जुंको थी वो उसके अखरोट पकड़ती है और कहती है साले मैं तेरे से कोई इम्प्रेस नहीं हूँ जो तुझे बचाया, बस तूने मेरी हेल्प करी तो मैंने तेरी हेल्प करी, मैं किसी का कर्जा नहीं रखती। अब उसके बाद वो मिलती है शुन से और उसे कहती है शुन, सही बताऊं तो तुम्हारी रेस को देखकर मजा आ गया था मुझे, जब तुमने फिनिशिंग लाइन पार करी ना, कसम से मैं गीली हो गई। सो यस, शी इज टॉकिंग अबाउट गेटिंग वेट। मतलब क्या हो रहा है यार इस मांगा में, एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ठरक बना चल रहा है, विच इज आई थिंक इज गुड, क्योंकि बैलेंस बना रहे हैं दोनों चीजों का। अब अगला राउंड शुरू हो रहा था और वहां शुन को एक लड़की दिखती है जो उसे बिल्कुल शोको की तरह लग रही थी। अब रेस खत्म होने के बाद वो लड़की सरवाइव कर जाती है और फिर वो उससे जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम शोको है? वो कहती है अच्छा वो तो मेरी बहन थी। और वो समझ जाता है शायद ये इसकी जुड़वा बहन है, इसलिए वो उसकी तरह लग रही थी। वो फिर उसे बताता भी है उसकी बहन के बारे में कि वो उनके साथ ही थी उस राउंड में, एंड वो कितनी ज्यादा अच्छी थी और वो उसकी कितनी ज्यादा क्लोज थी। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुन को उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो आ रही थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे रेसिंग वाले जो राउंड थे वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स ने एक बार उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। एंड अब काफी बंदे उस राउंड में कम भी हो गए थे, बट लकीली जो फर्स्ट ईयर वाले बंदे थे उनके 10 में से 8 बंदे बच गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम होता है और फिर वो अपना लंच वगैरह करते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओकुहीरो उस मोटे को अपने घर ले आता है और उसका घर एक्चुअली में बहुत बड़ा था। वो दोनों बैठकर बातें शातें कर रहे थे, एंड फिर वो मोटा दिखाता है कि ये जो कॉमिक है कामिनो की, इसका मेन सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट मीट का जो अभी गेम चल रहा है उसका ही। लेकिन मेरे पास 2 और कॉमिक्स हैं, एक का नाम था ट्रैश बॉक्स और दूसरे का नाम था शितोरी कॉमनर। अब वो उन्हें खोल के भी दिखाता है, तो उनमें से एक कॉमिक में डरुमा डॉल भी दिखती है। वो बताता है कि ये दोनों कॉमिक्स भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो पहले वाले गेम्स हुए हैं ना उनकी जो चीजें हैं वो इसके अंदर हैं। सो यही सारी चीजें थी जो मुझे पता है कामीमारू के गेम से रिलेटेड। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? वो बताता है कि 12 साल पहले की बात है। एंड देन फिर वो म्यूजिक चला देता है और गाते गाते उसे कहानी बता रहा था। अब उसे दिखाते हैं एक सॉन्ग की सीडी जिस पर उसकी फोटो छपी हुई थी। वो हैरान हो जाता है, वो तो तुम सिंगर भी हो? वो बताता है कि हाँ, एंड जो मेरे साथ ये नीचे बच्चा छपा हुआ है वो एक्चुअली में मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा। क्या था कि जब ये काफी छोटा था ना तभी इसके पेरेंट्स मारे गए और तब से मैं ही इसे पाल रहा हूँ, और ये नेचर से भी काफी काइंड है। वो बोलता है ठीक है, बट मुझे तुम्हारे भांजे के बारे में कुछ नहीं जानना है। वो फिर बोलता है मेरा भांजा ही कामीमारू है। एंड यस, जैसे हम सब हैरान है ऐसे ही वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि क्या बक रहा है ये क्या बक रहे हो मादर? वो बताता है कि ये मुझसे लास्ट टाइम 10 साल पहले मिला था। वो इतना सीधा था कि वो एक मच्छर को भी नहीं मार सकता था, बट आज पता नहीं कैसे लोगों को मच्छरों की तरह मार रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि कामीमारू नया गेम स्टार्ट करता है। अब इस स्टेज में 2 सर्कल्स थे, हर एक सर्कल पर एक पोल लगा हुआ था। अब रूल ये था कि एक एक टीम एक एक सर्कल में जाकर खड़ी होगी, और सिंपल है, जो टीम पहले दूसरे वाली टीम का पोल निकाल देगी वो जीत जाएगी। लेकिन यहाँ गेम खत्म नहीं होता है, और रूल सुनो, इस गेम में तुम्हें सिर्फ अटैक पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपना डिफेंस भी देखना है, क्योंकि दूसरी टीम के बंदे तुम्हारा भी पोल निकाल सकते हैं। और हाँ, एक और बात, जैसे ही गेम का टाइम एंड होगा तो निकला हुआ पोल फट जाएगा। सो द सिंपल थिंग इज, अगर किसी टीम को जीतना है तो उन्हें अपनी टीम से ऐसे बंदों को भेजना होगा जो सामने वालों का पोल निकाल कर खुद सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार हो अपनी टीम के लिए। और हाँ, आखिरी रूल ये है कि इस गेम का टाइम लिमिट है 2 मिनट, और अगर इस 2 मिनट के अंदर दोनों ही टीम के पोल नहीं निकले, दोनों पोल फट जाएंगे और दोनों टीम्स मारी जाएंगी। सो ये काफी डिफिकल्ट गेम तो होने वाला था, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस है। अब गेम स्टार्ट होता है, कामीमारू 2 डाइस रोल करता है टीम सिलेक्शन के लिए। एक डाई पर 3 आता है और दूसरी डाई पर 2। तो टीम 2 और टीम 3 लड़ने वाले थे वाला राउंड। अब सामने वाली टीम जो थी वो डिफेंड कर रही थी, क्योंकि उन पे थोड़े बंदे कम थे, और जो दूसरी टीम थी ना उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो क्या करने वाले हैं। उन पे 22 बंदे थे, तो उन्होंने
डिवाइड कर लिया था कि 11-11 बंदों में, और उन दोनों टीम का एक लीडर था जो रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पर रहकर डिफेंड करेगा और कौन वहां पर जाकर उनका पोल निकाल कर खुद सैक्रिफाइस होगा अपनी टीम के लिए। अब रॉक पेपर सीजर में दूसरा बंदा हारता है, फिर वो अपने 11 बंदों के साथ जाता है अटैक करने के लिए, और फिर वो जैसे तैसे उनका झंडा निकाल भी लेते हैं और ये यहाँ पर ये अच्छा खासा डिफेंड भी कर पा रहे थे। अब इधर हम देखते हैं कि उनके लीडर ने झंडा पकड़ लिया था लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा था। सामने से उसका बंदा चिल्लाता है कि भाई निकाल वो झंडा, वरना टाइम लिमिट अगर ओवर हुई तो हम दोनों टीम्स खत्म हो जाएंगी। वो कहता है मुझे पता है बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि निकालते ही मैं भी तो मारा जाऊंगा। एंड बस यही होता है, वो झंडा निकाल ही नहीं पाता डर से एंड टाइम ओवर होता है और बूम, दोनों पोल्स फट जाते हैं और दोनों टीम वाइप आउट हो जाती है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ओकुहिरो था वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसे पता चल जाता है कामिमारू का घर जहाँ वो जब वो इंसान था तब रहता था, और वो सोच रहे थे कि शायद उन्हें वहाँ कुछ मिल सकता है जिससे उन्हें पता चल जाए कि आखिर वो गॉड बना कैसे, एंड इसलिए फिर वो उसके घर के लिए निकलते हैं। अब दूसरी तरफ टीम सेलेक्ट होती है दूसरे राउंड के लिए और डाइज आता है 4th और 1, और अब फर्स्ट ईयर के लोग फंस गए थे क्योंकि सामने वाली जो टीम थी 4th वाली उन पर 25 बंदे थे और इन पर 8, लगभग ट्रिपल बंदे उन पर। लेकिन शुन जो था वो काफी स्मार्ट था, उसने पहले ही प्लान बना लिया था। लेकिन हाँ, उसने एक और प्लान बनाया था अमाया के साथ मिलकर जो वो बताता नहीं है किसी को। वो कहता है बस चलो वहां पर, मैं बता दूंगा वहां पर सारा प्लान। अब वो पहला प्लान तो उन सबको बता देता है कि उन्हें डिफेंस कैसे करना है। उसे पता था कि सामने वाली टीम 10 से 15 लोग तो उनके पास भेजेगी अटैक करने के लिए और इन्हें डिफेंड ही करना पड़ेगा, इन पे काफी कम बंदे। अब शुन ने पूरी पोजीशन चुन ली थी। सबसे पहले वो यूक्यो को खड़ा करता है क्योंकि वो काफी तगड़ा है, तो जो भी वहां पर आएंगे पहले शुरू के बंदे तो वो उन्हें टेल देगा। दूसरा कि अगर वो बंदे जैसे तैसे यूक्यो से छूट गए और पीछे की तरफ आए तो वहां वो 6 के बाकी 6 बंदे खड़े होंगे, और अगर वो उन लोगों से भी छूट गए तो पीछे फिर खड़ा होगा वहां पोल के पास अमाया, जिसे तो कोई मार ही नहीं सकता। एंड बस यही होता है। जो 4th टीम थी वो अटैक करने के लिए आती है 15-20 बंदों के साथ, और वो सब के सब पहले तो यूक्यो ही पेलता है बंदों को, फिर ये बाकी के 6 भी पेल देते हैं। इनका डिफेंस काफी ज्यादा तगड़ा चल रहा था, इतना कि 4th टीम के सारे बंदों को अटैक करने के लिए आना पड़ जाता है और वहां सिर्फ रह जाती है उनकी टीम की बंदी वही शोको की बहन। अब इसलिए जब इन सब की टीम को वो पेल देता है तो अब मौका देकर यूके और शुन पहुंचते हैं शोको की बहन के पास, और अब वो आराम से बोलता है कि अपना पोल मुझे दे दो, लेकिन वो ऑफ कोर्स मना कर देती है। लेकिन फिर शुन उसे विश्वास दिलाता है कि मैं किसी को भी इस राउंड में मरने नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर किसी की भी कोई गलती नहीं है, असली गलती वो ऊपर जो कामिमारू बैठा है उसकी है। मेरे विश्वास करो, मेरे पास एक प्लान है जिसमें हम सब के सब बच जाएंगे। एंड फिर वो उसे विश्वास करके उसे वो पोल दे देती है। अब जैसे ही उसे वो पोल मिलता है हम पीछे देखते हैं जो अमाया था वो उनकी टीम का पोल उठाकर भागता हुआ आ रहा था। अब ये देखकर उन सब की फट जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये शुन ने क्या प्लान बनाया अमाया के साथ मिलकर। एंड अब सिर्फ कुछ 10 सेकंड रह गए थे टाइम ओवर होने के लिए। अब वो दोनों भाग कर जाते हैं और पोल्स को भाले की तरह फेंकते हैं कामिमारू के ऊपर, और वो रॉकेट की तरह उसके पास आ रहे थे। और एक्चुअली में शुन का प्लान था गॉड को ही मारने का। अब यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एंशिएंट ग्रीस की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ एक काफी फेमस क्राफ्ट्समैन था डेडेलस नाम का, जिसने अपने राजा के लिए एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक काफी अनोखी जेल बनाई थी। लेकिन एक दिन उसका राजा किसी वजह से उससे नाराज हो जाता है और उसे उस पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राजा डेडेलस और उसके बेटे इकेरियस को उसी जेल में बंद कर देता है जो उसने बनाई थी। अब उस जेल से भागना नामुमकिन ही था, बट डेडेलस बहुत ही तगड़ा क्राफ्ट्समैन था। उधर पंछियों के जो पंख होते थे वो उससे और वैक्स से बड़े बड़े पंख बनाए थे, और उसे पहनकर वो और उसका बेटा उस जेल को तोड़कर निकल जाते हैं। अब इकेरियस जो था वो काफी एक्साइटेड हो जाता है जब वो पहली बार इन पंख को लेकर उड़ता है, और वो और ज्यादा ऊंचा उड़ना चाहता था। लेकिन उसका बाप उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा ऊपर ना उड़े, लेकिन वो अपने बाप की बात नहीं सुनता और वो सूरज के काफी करीब पहुंच गया था उड़ते उड़ते। जिससे क्या होता है कि जो उसके पंखों में वैक्स लगी थी वो पिघल जाती है और इकेरियस नीचे गिरकर मारा जाता है। ऑन दैट मोमेंट व्हेन इकेरियस डाइड, द आंसर टू दैट गॉड ओनली नोस। सो यस, ये पूरी लाइन एक रेज है, मतलब इकेरियस की कहानी तुमने सुनी ही होगी। अब हमें फिर से यहीं पर दिखाया जाता है कि वहां जब शुन भाला फेंक रहा था तो उसे इकेरियस का रेफरेंस दिया गया है क्योंकि उसके पीछे भी पंख आ गए थे और वो गॉड को चैलेंज कर रहा था। अब इधर अमाया भी काफी एक्साइटेड होकर वो भाला फेंकता है और
उसे रियलाइज हो गया था और वो कहता भी है, मैंने कहा था शुन, तुम बिल्कुल मेरी तरह। दीज आर द थिंग्स दैट एक्साइट यू लाइक मी। अब इधर हमें अमाया का भी कुछ पास्ट की ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। अब जो अमाया की माँ का बॉयफ्रेंड था वो उसे काफी ज्यादा मारता था, काफी अब्यूज करता था, और उसकी माँ जो थी वो भी उसे बचाती नहीं थी। अब एक दिन ऐसे अब्यूज होते होते जो अमाया था वो भी लड़ना सीख जाता है, और एक दिन वो अपने माँ के बॉयफ्रेंड को मार देता है उसकी माँ के साथ ही। और जब वो उसे मारता है ना, तो जो फीलिंग उसे आती है, जो एक्साइटमेंट उसे आती है, उसे फील करके उसे काफी सेटिस्फाई और अच्छा लगता है। तो यार सब तुम समझ गए होगे कि इसकी पास्ट की वजह से ही अमाया इतना क्रेजी हो रखा है। अब इनके भाले जो इन्होंने शूट करे थे वो कामीमारू के पास पहुंचते ही पता नहीं कैसे छोटे से हो जाते हैं, और वो उन्हें मुंह के अंदर ही दबोच लेता है एंड कहता है दैट्स व्हाई आई एम अ गॉड। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? फिर वो कहता है यू बोथ आर डिस्क्वालीफाइड, एंड फिर वो उन दोनों पोल्स को चबाकर उनकी तरफ ही मुंह से शूट कर देता है, एंड देन फिर वो उनके पास पहुंचकर फट जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मोटे और ओके हीरो को जो पहुंच जाते हैं कामीमुरा के घर, एंड जैसे ही वो ओपन करते हैं तो वहां से काफी ज्यादा बास आ रही थी, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये जगह बहुत सालों से खुली ही नहीं है। अब उधर वो चेक वैक कर रहे थे तो उधर उन्हें कुछ डॉल्स वगैरह मिलती हैं, एक्शन फिगर्स, एंड वहां पर उन्हें एक मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर डरूमा डॉल और काफी सारी चीजें जो भी रिलेटेड थी गेम से उनके बारे में मैनुअली इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। फिर जो हीरो था वो मोटे को बताता है कि क्या तुम्हें पता है जो पहला वाला राउंड हुआ था जिसमें डरूमा डॉल थी और वो एक बड़ी सी बिल्ली थी, पता है वो राउंड होने के बाद वो डॉल और वो बिल्ली को साइंटिस्ट ने उनको एनालाइज करा और उस पर रिसर्च करी, और पता है जिस एलिमेंट से वो चीजें बनी थी वो एक्चुअली में अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई नो कामीमुरा इज नॉट अ गॉड, बट मेरे हिसाब से जो भी ये चीजें करवा रहा है दे आर द एलियंस। मोटा कहता है अबे यार बस कर, एलियंस ये कुछ ज्यादा हो गया यार, एक बार को मैं गॉड वाली बात पे मान भी लेता। भाई वो देखते हैं तो अंदर एक और रूम था जिसे वो जब वो ओपन करते हैं तो वहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी और वहां सामने एक अजीब सा शख्स बैठा हुआ था। अब वो मोटा उसे देखकर कहता है क्या क्या सच में ये एलियन है? अब वो घूमता है तो वो देखते हैं तो वो एक बच्चा था जिसने अजीब सी कॉस्ट्यूम टाइप पहन रखी थी। वो कहता है नो आई एम नॉट एलियन, एंड देन फिर वो एकदम से क्रीपी स्माइल करता है, जिसके बाद वहां अपार्टमेंट में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुन और अमाया को वो अपने डॉल से फेंकवा देता है, जिसके बाद वो उस क्यूब से निकलकर आसमान से नीचे गिर रहे थे, एंड फिर से वहां पर डिफरेंस दिया जाता है इकरिस का, जहाँ लिखा हुआ था दे बोथ लॉस्ट देयर विंग्स। और बस इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। सो यस आई नो ये एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो गई है मांगा, और तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये मांगा इतनी ही है, एंड यही तो है इस मांगा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या है कि इस मांगा के बाद इसका एक दूसरा एडिशन आता है एज द गॉड्स विल सेकंड एडिशन करके, जिसमें 180 प्लस चैप्टर्स है और उसमें उन्होंने कहानी कंटिन्यू करी है। लेकिन उसमें यहाँ से कहानी कंटिन्यू नहीं हुई, उसमें अलग ही मेन कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर्स है, मतलब कि पूरी स्टोरी एकदम चेंज हो गई है। कॉन्सेप्ट सेम है बट काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और शुरू से चीजें चल रही हैं वो डरूमा डॉल और ये जो बिल्ली वाला राउंड हुआ था ना शुरू में वैसे, एंड बाद में जाकर कहा इन्होंने 104 चैप्टर पर इन्होंने कहानी जोड़ने की कोशिश करी है, मतलब यहाँ से कहानी दिखाई है बट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ उन्हें काफी मिक्सड अप कर दिया। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा भसड़ मचा दी है इन्होंने। आई रेड दैट मांगा ऑल्सो बट मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सैजरेट कर दिया चीजों को, एंड जो मैजिक था ना इस मांगा का वो खत्म हो गया यार। मतलब जैसे ये इतने चैप्टर्स चले ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, बट हाँ इफ यू रियली वांट टू नो कि आगे क्या हुआ तो फिर तुम पूरा वो दूसरा एडिशन पढ़ सकते हो। अरे यार इतना बढ़िया एंड कर सकते थे ना इस मांगा को, मतलब 4-5 चैप्टर और बनाते बढ़िया एंड हो जाती यार, ये मांगा एकदम परफेक्ट। पता नहीं क्यों इन्होंने इतना करा। देखो बुरा मत मानो बट दीज टाइप ऑफ मांगास जो भी होती है ना जिनका एलिमेंट ही होता है शॉकिंग और गेम्स वाला, तो मेरे हिसाब से ना उन मांगास को ना इतना ज्यादा खींचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो मैजिक होता है ना वो खत्म हो जाता है फिर। चलो छोड़ो यार, पर यार सच्ची में यार अच्छा नहीं लग रहा, इतनी अच्छी मांगा एंड वेरी डिसअपॉइंटेड यार। चलो वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो लाइक करो, एंड यस सजेस्ट मी सम मांगास जो मैं एक्सप्लेन करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि 90% ऑफ मांगास मैं तुम्हारे सजेशन वाली ही एक्सप्लेन करता हूं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं एंड देखता हूं, वो मांगा पढ़ता हूं, अच्छी लगती है तो मैं पक्का उन्हें कवर करता हूं। सो यस तुम लोग बहुत हेल्प करते हो यार मेरी, तो हेल्प मी एंड कमेंट। बाकी ऐसी और खतरनाक प्लॉट वाली मांगास देखनी है तो इन पर क्लिक मारो, और हाँ इनकी स्टोरी कंप्लीट भी है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।